हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड्स। अब बच्चों, हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टीज़ को हम कैटेगराइज कर देते हैं 3 कैटेगरी में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिर आएंगी रिएक्शन विद मेटल्स और थर्ड आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एराइल हैलाइड्स, ठीक है। अब आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है। उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपने एल्काइल हैलाइड्स में बहुत अच्छी तरह से इन्हें समझा है। अब एराइल हैलाइड्स में किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। तो सबसे पहली बात बच्चों आपको याद रखनी है कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं ना, दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना है ये आपने। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, एल्काइल हैलाइड्स में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाती थी, एराइल हैलाइड्स में ये इजीली क्यों नहीं हो रही है। एक्चुअली एराइल हैलाइड्स में क्या आ गया हमारे पास, बेंजीन रिंग आ गई, और बेंजीन रिंग जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करेगी। कैसे, आप देखो। मान लो हमारे पास एराइल हैलाइड है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और हम इसमें जो है NaOH डालते हैं, एक्वस NaOH, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो OH न्यूक्लियोफाइल है ये Cl न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कराना चाहते हैं ना बच्चों, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एराइल हैलाइड्स में इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। अब क्यों नहीं होती होगी, इसके कुछ रीजन्स हैं, आपने ध्यान से समझने हैं ये रीजन्स। और अक्सर एग्जाम में आपको ये रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से क्यों नहीं होती, ठीक है। वाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसके हम डिफरेंट रीजन्स देंगे, और उसमें सबसे पहला रीजन आता है रेजोनेंस इफेक्ट, या प्लस आर इफेक्ट भी कह सकते हैं हम इसको। प्लस आर इफेक्ट यहाँ पर होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या होगा, अब आप पहले मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी क्लोरोबेंजीन के, आप ध्यान से समझना। हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, हम इस तरह से क्लोरोबेंजीन को शो कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर क्लोरीन के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसके कारण ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम करेगा। आपने याद रखना है कि वैसे तो जो हैलोजन है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनको तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करने चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम करेगा। तो एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जब भी हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है तो वो क्या एक्ट करता है, एज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप काम कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, आप ध्यान से समझना। यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स दिस कार्बन। एज ए रिजल्ट इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर डेवलप हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस क्लोरीन के पास आप देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देगा। तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पर सेकेंड स्ट्रक्चर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये दोनों बॉन्ड हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करे, तो एज इट इज़ लिखिए। यहाँ पर इन दोनों में क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए Cl ने, और Cl के पास क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए तो इसलिए यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या होगा, अब आपको पता है कार्बन कार्बन एक दूसरे के ऊपर चार्ज नहीं रखते, है ना। तो ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लेकिन पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, या बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड हमने डिस्टर्ब नहीं करा, यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज़, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज।
अब फिर से ये कार्बन इस कार्बन को देना चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन, लेकिन पहले ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा हमारे पास, तो ये बॉन्ड हमने डिस्टर्ब नहीं करा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कार्बन इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी क्या है, सेटिस्फाइड है। तो पहले ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो इसने क्लोरीन से लिए थे ना बच्चों, वापस क्लोरीन को दे देगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या बना देंगे हम, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया सिंगल बॉन्ड Cl के पास अब अपने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बॉन्ड पहले से ही थे, हमने डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स में आप क्या देख रहे हो, स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 और ये स्ट्रक्चर नंबर 5। इन स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर नंबर 2 3 और 4 में आप देख रहे हो यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ना, डबल बॉन्ड आप देख रहे हो। और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं है, आपको पता है, इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर तो ये एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा और ये Cl यहाँ से नहीं हटेगा, तो OH इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। या आप सिंपल ये कह सकते हो ना कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो क्या लिखना है आपने बताना है कि ड्यू टू रेजोनेटिंग effect there is partial double bond character between carbon and halogen as clear from structure number 2 3 and 4. Due to this partial double bond character, more energy is required to break up this carbon halogen bond and therefore aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reaction. ठीक है ना, तो इस तरह से ये तो हो गया एक रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा आएगा बच्चों स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ, कौन सा कार्बन, इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन पर किस तरह से डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। देखो चेक करते हैं, मान लो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ क्लोरोबेंजीन लगा हुआ, इसमें यहाँ पर ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या हो जाएगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ जो है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ दैट विल बिकम लेस। एज ए रिजल्ट क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर हम कंपेयर करें बच्चों इसको एल्काइल हैलाइड के साथ, तो एल्काइल हैलाइड में R है ना और हेलोजन RH बॉन्ड है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मान लो मेरे पास मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड, अब आप देख रहे हो ये वाला कार्बन जो है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो ये CCl बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी लेस रिएक्टिविटी है एराइल हैलाइड्स की, वो डिपेंड करती है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, थर्ड रीजन हम देंगे बॉन्ड पोलैरिटी। अब बॉन्ड पोलैरिटी किस तरह से रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगी, इसको भी हम समझ सकते हैं कि भाई जो एराइल हैलाइड्स हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास अगेन क्लोरोबेंजीन है, एराइल हैलाइड्स में क्या बताया मैंने आपको कि जो CCl बॉन्ड है वहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp2। अब बच्चों आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो s कैरेक्टर क्या है वहाँ पर 33% है ना, 33.3% है। अब एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ और इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ये Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा ना वो कम आएगा। मतलब अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आ रहा तो जो Cl बॉन्ड है वो क्या होगा, दैट विल लेस पोलर, ठीक है। और पोलैरिटी इसकी कम होगी तो रिएक्टिविटी भी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें इसको किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो आप देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3, और यहाँ पर s कैरेक्टर 25% ही रह गया। मतलब जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है, हम यूँ कह सकते हैं ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पर जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा C और Cl का, वो क्या आएगा, वो ज़्यादा आएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, मोर पोलर। CCl बॉन्ड इज हेयर मोर पोलर, देयरफॉर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बॉन्ड पोलैरिटी के कारण भी जो एराइल हैलाइड्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक और रीजन ले लेते हैं, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। अब क्या होता है बच्चों, मान लो हम यहाँ से ना क्या करते हैं, एराइल हैलाइड है हमारे पास, इस एराइल हैलाइड से हम क्या करते हैं, यहाँ से इस जो है न्यूक्लियोफाइल को हटा देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिमूव कर देते हैं, -Cl नेगेटिव, मतलब Cl अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके चला गया यहाँ पर। तो क्या होगा, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बन गया हमारा फिनाइल कार्बोकेटाइन। अभी जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है ना, ये बनता ही नहीं है वैसे तो, ठीक है, बनता ही नहीं है ये, क्योंकि इट इज़ हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल है ये, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए ये बनता नहीं है। और अगर ये नहीं बनेगा तो ये Cl बॉन्ड नहीं टूटेगा इसका मतलब। और हम कह सकते हैं कि जो एराइल हैलाइड्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से आप ये चारों रीजन देख के कंपेयर कर सकते हो कि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैन एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हमने करवानी ही है एराइल हैलाइड्स के अंदर तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे तो वो होंगी नहीं, तो कहाँ होंगी, वहाँ पर हमें कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी, हमें कुछ कंडीशंस वहाँ पे लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो हमारे पास एक रिएक्शन आ जाती है जिसको हम डाउस प्रोसेस बोलते हैं। इस डाउस प्रोसेस में क्या होता है, हम क्लोरोबेंजीन को फिनोल में चेंज करते हैं, ठीक है। डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन चेंज होता है फिनोल में, लेकिन किस तरह से, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब हम इसमें NaOH एक्वस NaOH डालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन होगी नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर यूज़ करते हैं और साथ में 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं। अब देखो बच्चों, आप कंडीशंस देखो, इन कंडीशन में ये रिएक्शन होगी, अगर ये कंडीशंस नहीं है, रूम टेम्परेचर है तो रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो अंडर दीज कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर आपके पास पहले यहाँ पर सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, ठीक है, यहाँ से आपका NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, माइनस वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बना हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड। और इस सोडियम फेनॉक्साइड में हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा फिनोल OH। तो आप ये बन गया फिनोल। आप सीधा कैसे समझ सकते हो बच्चों इसको, आप एक ही स्टेप में भी रिएक्शन लिख सकते हो। यहाँ पर कैसे लिखोगे, आप देखो कैसे लिखोगे आप इस रिएक्शन को, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन में डायरेक्ट NaOH डाल के आप फिनोल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर कंडीशन, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डाउस प्रोसेस। अब दूसरा आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया ग्रुप या फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। अब एनिलीन बनेगा कैसे, आप देखो यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन ही लेंगे और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में Cl को हटाएंगे NH2 ग्रुप से, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, और ये रिएक्शन होती है क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में, साथ में 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन देखो आप, एंड 475 केल्विन टेम्परेचर। इस कंडीशन में ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास Cl रिप्लेस हो जाएगा किससे, NH2 से। तो ये बन गया हमारे पास एनिलीन, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। और कहाँ से, क्लोरोबेंजीन चेंज हो गया हमारा एनिलीन में। अब आपने रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी है बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से बना दोगे आप, प्लस Cu2 Cl2 कर दोगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर वाटर कर दोगे। तो इस तरह से ये आ गई आपकी क्लोरोबेंजीन से बन गया हमारे पास एनिलीन, सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। एक और रिएक्शन लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप, ठीक है, CN ग्रुप। अब CN ग्रुप से कैसे सब्स्टिट्यूशन होएगी, आप देखो, मान लो मेरे पास है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, आप कोई सा भी ले सकते हैं, प्लस हम इसमें डालते हैं CuCN एट 475 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो Br है ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है CN से, ये बन गया आपके पास बेंजीन साइनाइड प्लस CuBr, यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। साइनोबेंजीन भी हम इसको बोल सकते हैं, साइनोबेंजीन या बेंजीन जो है कार्बोन नाइट्राइल भी बोलते हैं बच्चों इसको, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल, ये इसका IUPAC नेम है, साइनोबेंजीन इसका कॉमन नेम है, ठीक है। कहाँ से चेंज हुआ ये, ब्रोमोबेंजीन से। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, Br जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, CN से। अब ये जो साइनोबेंजीन है ना बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट हम कह सकते हैं इसको है, क्योंकि इसको यूज़ करके हम डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। कैसे, आपको जो है अक्सर कन्वर्जन में ये रिएक्शन आएगी, तो आपने याद रखना है ये बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजीन साइनोबेंजीन, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल और साइनोबेंजीन। तो अगर हम इसको जो है डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, और वो कंडीशंस कौन सी होंगी, मान लो हम यहाँ पर डालते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर डालते हैं यहाँ पर, और वाटर डालते हैं कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। कंसनट्रेटेड HCl है या कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लो, तो क्या होगा, वहाँ पे वाटर की अमाउंट कम यूज़ होएगी, है ना बच्चों। अब वाटर की अमाउंट कम है यहाँ पर, तो हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कैसा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, वाटर डाल रहे हैं आप सिंपल, लेकिन वाटर की क्वांटिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये वाटर यहाँ ऐड कर देना है। कैसे याद रखना है इसको, वाटर यहाँ पे CO, एक ऑक्सीजन ये हो गया और हाइड्रोजन ये ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे हमारे पास बेंजामाइड, बेंजामाइड प्रोडक्ट बना, मतलब अमाइड बन रहे हैं हमारे पास। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं या डाइल्यूट HCl डालते हैं, डाइल्यूट मतलब यहाँ पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, तो मैं इसको बोल दूँगी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बच्चों आपने याद रखना है हमारे पास बनते हैं एसिड, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास बेंजोइक एसिड। अब आपने यहाँ पर वाटर डालना है, यहाँ पर तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हुआ, यहाँ पे हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, ठीक है। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तो ये आ गया है ना, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, तो रिमेनिंग जो 3 हाइड्रोजन है वो इस N के साथ मिलके NH3 बना देंगे, ऐसे याद रखना है। और लास्ट में आएगी रिडक्शन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन ऐड कर देंगे यहाँ पर हम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल ऐड करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर CH2NH2, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बेंजाइल अमीन, अमीन्स बनते हैं, मतलब नाम हो जाएगा इसका बेंजाइल अमीन। तो इस तरह से ये जो साइनोबेंजीन है ये हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है, साइनोबेंजीन। तो अगर आपको आता क्वेश्चन कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, तो आप ये पूरी रिएक्शन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे, एराइल हैलाइड्स के अंदर। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि ये रिएक्शन जो है कंडीशनल होती है, हमें वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। अब बच्चों आपने एक और चीज़ याद रखनी है यहाँ पर कि अगर हम इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं कहाँ, कब, जब हमारे पास बेंजीन रिंग पे कोई, मान लो ये जो है क्लोरोबेंजीन है और इस बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने नाइट्रोबेंजीन लिख दिया, तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इसके जैसे और भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर लगे हों तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं तो ये रिएक्शन जो है क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली ईजीली हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम NaOH डाल रहे हैं तो अब हमें यहाँ पर जो कंडीशंस है ना बच्चों, जैसे पहले 623 केल्विन टेम्परेचर आ रहा था ना, तो अब ये रिएक्शन जो है 443 केल्विन पे ही हो जाएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगे हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजीली हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि नॉर्मल अगर NO2 ना लगा होता तो यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन अब 443 केल्विन पे ही ये रिएक्शन हो गई है। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ NO2 ग्रुप बढ़ा देना हम, तो ये रिएक्शन जो है और इजीली होती जाएगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो भी होंगे दे जनरली ईजेस दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को वो फैसिलिटेट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनकी प्रेजेंस में इजीली हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in case of aryl halides. So that's all. Thank you.